जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ठाकुर एजुकेशन सेंटर में। हाजिर हैं हम एक नए चैप्टर के साथ, जिसमें हम हिंदी व्याकरण के विराम चिन्हों को देखेंगे। ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है जो प्रत्येक परीक्षाओं में एक नए क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विराम चिन्ह को समझते हैं, होता क्या है। विराम चिन्ह का अर्थ है ठहरा, मतलब रुकना या विश्राम करना या रुकना। विराम चिन्ह का मतलब है ठहराव, विश्राम या रुकना। अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्हों को ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। मतलब कोई वाक्य हम लिख रहे हैं, उसमें कुछ रुकावट करने के लिए ही हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विराम चिन्हों के भेद। सबसे पहले हम भेदों को समझते हैं। श्री कामता प्रसाद जी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। वह पूर्ण विराम को छोड़ सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबंध करते हैं। श्री कामता प्रसाद ने विराम चिन्ह 20 बताए हैं। मतलब जो हमारे कामता प्रसाद जी थे कवि, उन्होंने विराम चिन्हों को 20 बताया है और वो सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं, सिर्फ पूर्ण विराम को छोड़कर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर क्वेश्चन में पूछा भी जाएगा विराम चिन्ह कितने होते हैं, तो 20 विराम चिन्ह होते हैं। ठीक है, अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, उपविराम, विस्मयादि बोधक, प्रश्न चिन्ह, कोष्टक, योजक चिन्ह, अवतरण, उद्धरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, आदेश चिन्ह, रेखांकित चिन्ह, लोप चिन्ह या पुनरुक्त सूचक या त्रुटिपूरक। ये 15 ये दिए हुए हैं और कुछ 3 ये हैं। दीर्घ उच्चारण चिन्ह, तुल्यता सूचक और निर्देशक चिन्ह। मतलब 18 इसमें दिए हुए हैं जो आते रहते हैं एग्जामों में, इसीलिए उन्हीं को लिया गया है। बाद बाकी 2 और हैं, कम 17, किसी में 18, किसी में कितने भी। लेकिन वैसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कितने होते हैं, तो आप 20 ही लगाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक करके सभी को। अल्प विराम। अल्प विराम को कॉमा भी कहा जाता है। ठीक है, सिर्फ एक टिक लगा हुआ था। जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अब अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, जहाँ एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे उदाहरण में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान, ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। मतलब यहाँ पे देखो राम, सीता, ये लगे हुए हैं दोनों पे टिक, तो ये क्या कहलाते हैं? अल्प विराम कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं अगला। अर्धविराम, मतलब इसमें अल्प विराम ही होता है लेकिन ऊपर एक बिंदी और होती है। ठीक है, जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े वहाँ अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। मतलब जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ ज़्यादा देर रुकना पड़े वहाँ हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। यहाँ पे जो चिन्ह लगाया गया ये क्या कहलाता है? अर्धविराम चिन्ह कहलाता है। या फिर वाक्य आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें ये कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। मतलब जब वाक्य पूरा खत्म हो जाए तब हम पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं। जैसे राम खाना खाता है, ये लगाया विराम। ऐसे ही मोहन स्कूल जाता है, ये विराम चिन्ह लगाया है। मतलब जो पूर्ण वाक्य हो जाए उसके बाद लगाया जाता है उसे हम पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। उपविराम। उपविराम चिन्ह, जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहाँ पर उपविराम का प्रयोग करते हैं। मतलब जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहाँ पे उपविराम लगाया जाता है। ठीक है, कैसा लगाया जाता है? उपविराम लगाया जाता है। इसे कॉलन बोलते हैं, कॉलन। ठीक है, उपविराम लगा। जैसे तुम्हें कभी निबंध लिखने के लिए क्वेश्चन में आए तो लिखा जाता है प्रदूषण, उपविराम, उसके बाद लिखा जाता है एक अभिशाप है। जैसे विज्ञान, उसके बाद लगा दिया उपविराम, उसके बाद लिख दिया वरदान या अभिशाप है। ऐसे करके जो लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उपविराम कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला। अगला है हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह जिसे इंटरजेक्शन अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है,
विस्मयाद बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है। अर्थात इसका प्रयोग अव्यय शब्द से पहले किया जाता है। मतलब इसका प्रयोग जो होता है अव्यय शब्द से पहले किया जाता है। मतलब अव्यय वो होता है जिसका हम तोड़ नहीं कर सकते, ठीक है, जिसका तोड़ नहीं किया जाता या इसे कर्ता क्रिया के आधार पर बदला नहीं जाता, वो अव्यय कहलाते हैं। ठीक है। संबंध बोधक समझो, मतलब हाय, आह, छी, अरे, छाबास, हाय, वह मर गया, मतलब ऐसे जब जो वाक्यांश या अरे, हो, चिल्लाएं तो उसके बाद ये चिन्ह लगाया जाता है, ये क्या कहलाता है? विस्मयाद बोधक चिन्ह कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न चिन्ह। क्वेश्चन मार्क ये तो सभी जानते ही हैं, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क सभी जानते हैं। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। मतलब जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनके अंत में किया जाता है। उदाहरण जैसे वह क्या लिख रहा है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य इसीलिए लगाया गया है। ताजमहल किसने बनवाया, किसने, भी प्रश्नवाचक वाक्य इसीलिए यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, इसे तो आप अच्छी तरह जानते होंगे। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं कोष्टक चिन्ह, ब्रैकेट्स। ठीक है, ये कोष्टक चिन्ह भी लगाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द या वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिखकर किया जाता है। मतलब किसी वाक्य को थोड़ा अधिक स्पष्ट करने के लिए उसमें हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। जैसे विश्वामित्र, उसके बाद ठहर जा, मतलब विश्वामित्र ने किसी से कहा ठहर जा, मतलब उन्होंने क्रोध से कांपते हुए कहा, मतलब गुस्से में कहा, तो उसको उस बात को स्पष्ट करने के लिए, हमें क्रोध को दर्शाने के लिए हमने कोष्टक में लिखा, इसीलिए ये कैसा है, ये कोष्टक चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है, किसी बात को स्पष्ट करने के लिए हम कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला देखेंगे योजक चिन्ह। ये योजक चिन्ह, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है। मतलब जो योजक चिन्ह है वो समस्त पदों के मध्य में किया जाता है। जैसे ज़्यादातर आपने देखा होगा द्वंद्व समास होता है, उसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे सुख दुख, लाभ हानि, दिन रात, यश अपयश, तन मन धन, मतलब एक दूसरे के अपोजिट जो शब्द होते हैं उनको दर्शाने के लिए हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला देखें, अवतरण या उद्धरण चिन्ह। ठीक है, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, किसी की हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई बात किसी ने कही और उसी को बात को वैसे ही प्रकट करने के लिए हमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाक्य होते हैं उनको ही, उसमें भी हम इसका ही प्रयोग करते हैं, जिसे इन्वर्टेड कॉमा अंग्रेजी में कहा जाता है। उदाहरण जैसे तुलसीदास ने सत्य कहा है, पराधीन सपने सुख नाही, मतलब जो पराधीन सपने सुख नाही, ये वाक्य मतलब तुलसीदास की कही हुई सीधी बात को हम लिख रहे हैं, इसलिए इसे हम इन्वर्टेड कॉमा में या अवतरण चिन्ह में लिखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह को आप समझते हैं। ठीक है, देखें, किसी बड़े या प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य या लाघव चिन्ह लगा देते हैं। शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है। मतलब किसी वाक्य को हम, किसी शब्द को जो पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर है, प्रसिद्ध है, उसको हमें छोटा लिखने के लिए हम उसमें जीरो लगा के उसे लाघव चिन्ह के रूप में उसे लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जैसे डॉक्टर के लिए हम डॉक्टर डा लिखा और बिंदी लगा दी, ऐसे मास्टर के लिए माँ लिखा और बिंदी लगा दी। ठीक है, जैसे अब इंजीनियर भी लिखने लगे तो इंजीनियर ई लिखा और बिंदी लगा दी, तो ये इंजीनियर हो गया। ठीक है, किसी प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, किसी प्रसिद्ध शब्द को लाघव चिन्ह से प्रसिद्ध लिखते हैं। ठीक है, विवरण चिन्ह। अब ये विवरण चिन्ह दिया, देखो, विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देशित आदि देने के लिए किया जाता है। मतलब जो विवरण चिन्ह है इसे निर्देशक चिन्ह भी कहा जाता है। इसको किसी वाक्यांश के विषय में निर्देशित करने के लिए भी कहा जाता है। जैसे आम के निम्न फायदे हैं, मतलब तो आम के फायदे हम आगे बताएंगे, इसलिए ये निर्देशक चिन्ह लगा दिया गया। जैसे संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं, मतलब भेदों को आगे हम बताएंगे इसमें, इसीलिए चिन्ह लगा दिया, मतलब निर्देशित हमें कर दिया गया कि आगे भी बताया जाएगा। चलिए आगे देखें, रेखांकित चिन्ह, अंडरलाइन चिन्ह। अंडरलाइन चिन्ह किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद या वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकित चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब किसी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द को बताने के लिए कि जिस पे हमारा ध्यान जाए उसे बताने के लिए हम रेखा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे उदाहरण देखते हैं।
हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी पृथक करती है। कौन करती है? यमुना नदी पृथक करती है, इसीलिए इसके नीचे रेखा चिन्ह लगा दिया। गोदान उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। किसके द्वारा लिखित है? प्रेमचंद के द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। मतलब उसी पे हमारा ध्यान आकर्षित हो, इसलिए हम ये रेखांकित चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पदलोप चिन्ह। पदलोप चिन्ह देखा, जब वाक्य का अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं या किया जाता है। मतलब तुमने देखा कभी छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए बीच में ऐसे डॉट डॉट लगा दिए जाते थे और उसको हमें भरना होता था। मतलब कुछ मिसिंग पॉइंट को हम जिसे दर्शाने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वह पदलोप चिन्ह कहलाता है, ओमिशंस कहलाता है। ठीक है। राम ने मोहन को गाली दी, देने के बाद क्या गाली दी वो भी आगे लिखना था, ऐसी डॉट डॉट लगा दिया। मैं सामान उठा दूंगा पर पद ने कुछ शर्त अपनी रख दी वो वाक्य को पूरा करने के लिए। मैं घर अवश्य चलूंगा पर, मतलब उसके बीच में कुछ उसने छोड़ दिया। तो ऐसे वाक्य ऐसे जो चिन्ह होते हैं वो पदलोप चिन्ह कहलाते हैं। मतलब डॉट डॉट 3 से अधिक जहाँ पे डॉट डॉट लगा दी जाती है वो पदलोप चिन्ह कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आगे से। चलिए पुनरुक्त सूचक चिन्ह मतलब रिपीटर पॉइंट सिंबल। रिपीटर पॉइंट सिंबल जैसे पुनरुक्त सूचक शब्द जो कॉमा होता है, कॉमा का डबल का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए किया जाता है। अब सीधी बात हम समझो, जैसे तुमने एक एक नियम के कुछ सवाल किए होंगे तो एक एक नियम में लिखा जाता है कि एक वस्तु का मूल्य इतना है, लिख दिया, इतना लिख दिया, फिर उसके बाद उसके नीचे ऐसे ऐसे लगा देते हैं, फिर वो पूरी हिंदी नहीं लिखते हैं, फिर नीचे वो लगा देते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? पुनरुक्त सूचक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, वो मतलब या तुमने कहीं देखा कहीं रुपए दावत पे पैसे लिखाने जाते हो तो एक गांव के ही आ जाते हैं तो वैसे ही नीचे नीचे ऐसे लगाते जाते हैं, या श्री आगे लिखना है, श्री लिख दिया, उसके नीचे ऐसे से लगाते चले जाते हैं, नीचे बार बार नहीं लिखते। तो ये क्या कहलाता है? पुनरुक्त सूचक चिन्ह कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूरक चिन्ह। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है त्रुटिपूरक चिन्ह। त्रुटिपूरक चिन्ह जैसे विस्मरण चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। मतलब कोई शब्द अगर छूट जाता है तब वहाँ पे हम त्रुटिपूरक शब्द का प्रयोग, त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण, राम जाएगा, राम कहाँ जाएगा, यहाँ पे यहाँ लिखा होता कुछ भी, मतलब भूल गया मैं लिखने के लिए, तो यहाँ पे लिखा जाता राम दिल्ली जाएगा या आगरा जाएगा, कुछ भी जाएगा, तो वहाँ पे लिखा जाता क्योंकि हम इसे भूल गए लिखने के लिए। ठीक है, हम इसे भूल गए लिखने के लिए। जैसे तो यहाँ पे वैसे लिखा राम दिल्ली जाएगा। ठीक है, जाएगा, तो हमने दिल्ली ये लिखना यहाँ पे भूल गए, इसीलिए हमने ये त्रुटिपूरक चिन्ह यहाँ पे लगाया। ठीक है, ठीक है, यहीं पे वीडियो को हम विराम देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और शेयर भी अवश्य करें, अपने दोस्तों को बताएं जिससे हम मोटिवेट हों और अच्छे से अच्छे वीडियो आपको देने की कोशिश करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।